थैंक यू सो मच। जी मैम, अनम्यूट कर लिया आयुषी मैम, अनम्यूट कर यस। तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद। हम जीवन में और यहाँ हर मंच से हम जो भी ज्ञान लेते हैं, विजडम लेते हैं, उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए जरूरत पड़ती है ध्यान की। ध्यान की ऊर्जा से ही उसको हम जीवन में उतार सकते हैं। तो पहले हम ध्यान करेंगे। तो प्लीज आप म्यूजिक शेयर करिए या फिर मुझे को होस्ट बनाइए। आप को होस्ट है मैम। ओके, थैंक यू। तो म्यूजिक आप शेयर करेंगे, शेयर कर दे मैम। हाँ, मैं शेयर करती हूँ उसे। तो हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे, जिससे हम अवगत ही है कि हमारे तीनों लॉक लगाने हैं। मतलब कि आल्टी पाल्टी मार के बैठेंगे। अगर आल्टी पाल्टी नहीं मार सकते हैं तो हम सोफा या चेयर पे बैठेंगे, लेकिन अपने पैर को क्रॉस कर देंगे। दूसरा हमारा लॉक है, दोनों हाथ की उंगलियों में एक दूसरे में परोएंगे। और तीसरा लॉक, मतलब कि हमारी 80% एनर्जी हमारी आईज से बाहर जाती है, तो उस लॉक को भी हम बंद करेंगे बहुत कोमलता से। और 3 गहरी सांस अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। सर, मेरे नेटवर्क में इश्यू है, तो प्लीज आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए। अपने पूरे शरीर को एकदम लूज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। फील करें पैरों की उंगलियों से लेके नी तक का भाग एकदम रिलैक्स हो गया। थाइस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स हो गए।
मणिपुर चक्र के आसपास स्थित सभी ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स हो गए। स्पाइन एकदम रिलैक्स हो गई। हृदय, लंग्स एकदम रिलैक्स। हाथ की उंगलियों से लेके दोनों हाथ के शोल्डर तक का भाग एकदम रिलैक्स। नेक, फेस एकदम रिलैक्स। अनुभव करें कि हमारे ब्रह्मरंध्र से लेके पैरों की उंगलियों तक का पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। शरीर में स्थित सारे ऑर्गन्स, पूरा नाड़ी मंडल एकदम रिलैक्स हो गया है। इस रिलैक्सेशन को फील करें मास्टर्स।
विजुलाइज करें हम सभी एक पिरामिड के अंदर बैठ के ये सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। समर्पण भाव के साथ जुड़ जाएंगे अब सहज सांसों के साथ। न कोई सोच, न कोई विचार और न कोई आकार। जुड़े रहेंगे हमारे अंदर आती और बाहर जाती कुदरती श्वास के साथ।
जो भी अनुभव हो रहा है उसके दृष्टा बने रहे, साक्षी बने रहे। नियमित ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से
no judgment, no blaming, no criticizing, acceptance, unconditional love हमारी बेसिक क्वालिटी बन गई। अब हम हर किसी को आत्मिक रूप से ही देखते हैं। संपूर्ण ध्यान हमारी प्राकृतिक श्वासों पर। धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पर ले जाए, अपने अनाहत चक्र पर ले जाए। अनुभव करें कि हृदय पूरी तरह से खुल गया और ग्रहणशील बन गया है।
हृदय ग्रेटिट्यूड के भाव से भर गया। ग्रेटिट्यूड करेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और हमारे जीवन में आए सभी गुरु को। ग्रेटिट्यूड करें हमारे श्वास गुरु और इस ग्रुप की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। ग्रेटिट्यूड करें हमारे माता पिता और हमारे फैमिली मेंबर्स को। ग्रेटिट्यूड करें हमारी इस प्रीसियस बॉडी और माइंड को डीप डीप ग्रेटिट्यूड करें कि जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति ने हमें इस ध्यान की यात्रा में जोड़ा है। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। धीरे से पैरों की और हाथ की उंगलियों को हिलाए। जैसे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। आंखों को हथेली में ही खोलें और एक स्मित के साथ दोनों हथेलियों को नीचे करें। Thank you. Thank you so much. मैम स्वाध्याय सेशन ऑन करें।
जी मास्टर्स इस, जी मैम। नहीं, कह रहे थे कि आप शुरू करिए। ओके। तो ध्यान के बाद ज्ञान, मास्टर्स अभी तक हम एक बुक्स के काफी चैप्टर्स सुन चुके हैं, तो हमें पता ही चल गया है कि ये बुक का जो विजडम है वो कितना प्रेसियस है। तो सबसे पहले रॉबर्ट स्वार्ट्स, हमारे राइटर को डीप डीप ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। मास्टर्स, इतने चैप्टर सुनने के बाद हमें ये तो समझ में आ ही गया कि अब हम किसी पे ना ही ब्लेम करेंगे और ना ही जजमेंट करेंगे, राइट? तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो बहुत ही डिफरेंट है और मेरे लिए भी बहुत स्पेशल। तो पहले तो मैं आप सबको दिल से नमन करना चाहूंगी कि आपकी इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से ये बुक का स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। क्योंकि आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ उसके बारे में पहले मैंने ना ही कभी सोचा था, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं था और ना ही सोचा था। जब ये चैप्टर मेरे सामने आया तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि मैं ये नहीं लूंगी। मैंने दूसरे 3-4 चैप्टर लिए थे, लेकिन और मास्टर्स जुड़ते गए। उन सभी ने मुझे बोला कि आपका अगर नहीं हुआ है प्रिपेयर तो ही हम ये चैप्टर लेंगे। लेकिन मैंने सबको पता नहीं कैसे मन से बोला कि नहीं, आप ले लीजिए। और मेरे लिए यही चैप्टर बचा। फिर मैंने सोचा कि मेरे सामने क्यों आया ये चैप्टर, क्योंकि मास्टर्स आज का जो चैप्टर का नाम है वो है रेप, बलात्कार। तो मैं एक ऐसे घर से आई हूँ कि जहां मैंने अपने मदर और फादर को एक साथ बैठे हुए नहीं देखा है, और मुझे इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बोलना है, समझना है। तो पहले लिए तो मेरे लिए ही ये बहुत चैलेंजिंग रहा, और आप सभी के कारण ही मैं ओपन हो पाई और इसको समझ पाई। तो पहले हृदय से आप सभी को नमन कि आप सभी की वजह से ये ज्ञान मैं अपने अंदर उतार पाई और समझ पाई और आपके सामने ले पाई। तो मास्टर्स, मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। सर दिख रहा है? दिख रहा है ना सर? तो हमारे राइटर ने इससे पहले बुक लिखी थी, उसका नाम है सोल प्लान। तो जब सोल प्लान की पब्लिकेशन हो गई तो वो काफी टॉक शो के लिए जाते थे।
तो एक बार वो अलबामा में टॉक शो के लिए गए थे। वहां उनके होस्ट थे ब्रेवली और उनके हस्बैंड टॉम। वो दोनों के साथ रहते उनकी दोस्ती हो जाती है और वो एकदम क्लोज आ जाते। तो एक रात किचन में जब ब्रेवली और हमारे राइटर साथ में थे तो ब्रेवली उनको बताती है कि काफी साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ था। तो राइटर कहते हैं कि मेरा काम ही है प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में जानना, समझना और समझाना, इसीलिए वो मुझे ये बात बता पाई। ब्रेवली बताती है उनको कि आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। अभी ब्रेवली 50 साल की है और उसके साथ ये बलात्कार घटा है जब वो 20 years ओल्ड थी। तो वो बताती है कि जब मेरे साथ बलात्कार हुआ और मैं वहां से भाग रही, दरवाजे तक गई और मैं वापस आई और जिसने मेरा रेप किया था उसको जाके मैंने गले पे किस किया और वहां से फिर मैं भागी। मैं खुद समझ नहीं पाई कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी ये सेंटेंस सुन के हमारे राइटर को ये महसूस होता है कि जो किस किया है उससे ही उनको लगता है कि उनका और रेपिस्ट कुछ पूर्व जन्म का संबंध है। वो चैनलिंग के द्वारा जाना जा सकता है। और क्या ये प्री बर्थ प्लानिंग नहीं थी, फ्री विल थी, या इन बलात्कार की संभावना के बारे में इन दोनों को पता थी। ये सब चैनलिंग थ्रू जाना जा सकता है। लेकिन तब वो कुछ नहीं बोलते हैं और तब ब्रेवली बताती है कि मुझे उस सदमे से आने के लिए बहुत टाइम लगा और आज मैं बहुत खुश अपने पति के साथ इमोशनली और फिजिकली जीवन अच्छे से जी रही। लेकिन मैंने काफी टाइम लिया इसके लिए, काफी हीलिंग प्रोसेस की है मैंने। फिर काफी टाइम के बाद, मतलब कि 2 साल के बाद, जब हमारे राइटर सोल्स गिफ्ट बुक लिख रहे थे तब उन्होंने ब्रेवली को याद किया और उनको बोला कि इस चैप्टर के लिए क्या आप अपना स्टोरी, अपनी कहानी हमें बताएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी। तब ब्रेवली रेडी हो जाती है और फिर वो अपनी पूरी कहानी रॉबर्ट स्वार्ट्ज को बताती है। तो वो कहती है कि 1978 में जब मैं 20 साल की थी तो मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों के दिनों में अपने घर टेक्सास में अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, अपने फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ वो छुट्टियां अच्छे से बिताने के लिए। और वो बताती है कि मैं अपने 2 फ्रेंड्स एमी और गैरी के साथ एक नाइट का बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ब्रेवली कहती है तब डिस्को का बहुत जोर था तो हम लोगों ने एक डिस्को क्लब में जाने का सिलेक्ट किया और वो तीनों वहां पहुंचते हैं।
वहां जाके वो जगह उनको बहुत पसंद आती है और वो लोग शाम को एक टेबल पे तीनों बैठे हैं। और तभी एक 40 years ओल्ड आदमी आता है जो सूट बूट में रेडी है। वो आके उन लोगों को कहता है कि आपका यहाँ स्वागत है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मेरा नाम स्टीव है। और उनसे दोस्ती करने के लिए काफी बातें करता है और लास्ट में कहता है कि आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया और नेक्स्ट टाइम भी आप यहीं पे आइए। फिर वो वहां से चला जाता। थोड़े टाइम के बाद ब्रेवली बार के वहां जाती है अपना ड्रिंक लेने के लिए। तो वहां भी स्टीव आता है और बार टेंडर को कहता है कि आप इनसे पैसे मत लीजिए, ये हमारी मेहमान है। ये सुन के ब्रेवली चौंक जाती है कि अभी अभी तो मैं इनसे मिली हूँ और ये क्यों मेरे पैसे दे रहे हैं। वो मना करती है कि नहीं, मैं अपना पैसा खुद दूंगी, और वो ही अपना बिल चुकता करती है। स्टीव वहां से चला जाता है और वो पूछती है बारटेंडर को कि क्या यही मैनेजर है। वो भी बताता है कि जी हाँ, वो भी यहाँ का मैनेजर है। आगे थोड़े टाइम के बाद ब्रेवली को पता चलता है कि ये स्टीव के साथ ही मिला हुआ था। दोनों झूठ बोल रहे थे। ब्रेवली वहां से ड्रिंक करके गेम जोन में जाती है जहाँ उसके दोनों फ्रेंड थे। रात होने आती है तो उसके दोनों फ्रेंड दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं और ब्रेवरी वहां ही रहती है। वहां और एक इंसान आता है और वो बताता है कि मैं जॉन हूँ और मैं स्टीव का फ्रेंड हूँ। थोड़े समय वो गेम जोन में खेलती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखती है कि वो कहाँ गए। लेकिन तभी स्टीव फिर से आता है और ब्रेवली को बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स घर चले गए हैं और मुझे एमी ने ही भेजा है आपको यह बताने के लिए कि मैं और जॉन आपको अपने घर छोड़ देंगे। तो ब्रेवली बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसे कैसे मुझे वो छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे करके वो पार्किंग में चली जाती है कि मेरी कार कहाँ। वहां जाके वो देखती है तो उसकी कार वहां नहीं है। ब्रेवली सोचती है कि शायद फ्रेंड्स अंदर होंगे, कार बाहर होगी, मैं अंदर जाती हूँ। लेकिन तभी स्टीव वहां आता है और स्टीव चिल्लाकर ब्रेवली को बोलता है कि वहीं रुक जाओ, मैंने कहा ना कि हम ही आपको छोड़ेंगे तो आपको हमारे साथ ही आना। ब्रेवली कहती है कि मुझे चिल्लाने का, वहां से भागने का पूरा समय था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, बहुत घबरा गई, मैं वहां फ्रीज हो गई। और इतनी ही देर में जॉन वहां कार लेके आता है और स्टीव ब्रेवली का हाथ पकड़ के उसको खींच के कार में बिठा के लेके चलता। तो ब्रेवली मना करती है लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमें बोला है तो हम आपको छोड़ देंगे। जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ब्रेवली को समझ आता है कि ये रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जा रहा है। वो बताती है कि ये रास्ता गलत है। तो स्टीव बताता है कि मेरे घर पे कुछ काम है, तो हम वहां से सामान लेके फिर हम आपको छोड़ देंगे। ब्रेवली बहुत ही घबरा गई है, बहुत ही डर में थी। थोड़े देर के बाद ही वो देखती है कि एक घर आता है और वहां गाड़ी रुक जाती है और स्टीव उसको पकड़ के अपने घर के अंदर ले जा रहा है। तो ब्रेवली बताती है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊं, मैं यहाँ से टैक्सी करके अपने घर चली जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। तो स्टीव बताता है नहीं,
और वो उसको खींच के अपने किचन से बेडरूम में लेके जाता है। ब्रेवली कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो फिर वो तुमको बहुत ही पनिशमेंट करेंगे, वो बहुत ही अग्रेसिव होंगे इस बात के लिए। तब स्टीव बताता है कि उसके लिए तुम उनको बताने के लिए होगी ही नहीं, ऐसा मौका ही तुम्हें नहीं मिलेगा। और उसको बेडरूम में लेके जाता है और वहां उसके साथ बलात्कार होता है। ब्रेवली कहती है जब मेरे साथ ये फिजिकली हुआ तो मैं होश में नहीं थी, एकदम बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा स्टीव मेरी बगल में सो रहा है। तभी मेरे दिमाग में विचार आया, यही मौका है यहाँ से भागने का। वो अपने शूज समेटती है, सब सामान अपना लेके दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन फिर वापस आती है और स्टीव को किस करके फिर वहां से बाहर निकलती। तब अर्ली मॉर्निंग हो गई होती है, सुबह के 4:30-5। वो सबसे छुपाते छुपाते स्टीव के आसपास जो नेबर है वहां जाती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे फोन करना। तो पहले तो जो नेबर था उसने मना कर दिया। वो आगे जाती है दूसरे के घर, वहां उसको अंदर बुलाया जाता है और वो वहां से अपने पेरेंट्स को फोन करती है। लेकिन तभी एक दूसरी घटना जो बन चुकी है वो ब्रेवली बताती है कि अभी मेरे घर पे मेरी बहन मेरे पेरेंट्स के साथ थी और उसी रात मेरी बहन को एक ड्रीम आया और उसने उस ड्रीम में देखा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। वो उठ जाती है और फूट फूट के रोती है। उसकी माँ उठ के उसके साथ ही होती है। तभी ब्रेवली का फोन यहाँ से जाता है और वो अपनी आप बीती सुनाती है। उसके पेरेंट्स पुलिस को लेके यहाँ आते हैं और ब्रेवली और पुलिस सब स्टीव के घर जाते हैं और वहां से स्टीव और जॉन दोनों को अरेस्ट करते हैं। मास्टर्स, हमने यहाँ तक जो देखा ना, तो हमें इसमें काफी चीजें कॉमन नहीं लगी कि ऐसा कभी हो सकता है कि रेपिस्ट सो रहा हो। वो पूरा चालाक होगा, इस सिचुएशन में अवेयर होगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। इसके पहले हमने देखा कि वो पार्किंग में ब्रेवली एकदम फ्रीज हो गई, नहीं तो वो भी उसको चांस मिला था वहां से भागने का, लेकिन फिर भी वो वहां से भागी नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये इसकी प्री बर्थ प्लानिंग होगी। लेकिन हमारे राइटर बताते हैं कि हमें कुछ भी जज नहीं करना है जब तक हमें पूरा पता न चले। और ये सभी बातें ही उनको ये सोचने पे मजबूर करती है कि इनकी प्री बर्थ प्लानिंग जानी जानी चाहिए। वहां से स्टीव और जॉन को पुलिस लेके जाती है और ब्रेवली को अस्पताल लेके जाया जाता है। ब्रेवली बताती है कि मुझे पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया, उसी दिन से मुझे उसकी एलर्जी हो गई। मतलब कि वो बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें बताती है कि जब हम किसी आघात में दुख में होते हैं ना, तब हमारी बॉडी भी उसको अपोज करती है, उस चीज को वो भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये हमने काफी फील किया होगा। अगर जब हमें किसी चीज से डर लगता है ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एकदम कड़क हो जाती है। मतलब तब जैसे हमारे इमोशन है उसी तरह से
हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ब्रेवली अपने माता पिता के साथ अपने घर जाती है और अपने आप को बहुत ही गंदा फील करती है, जैसे उससे कुछ छीन गया है। उसका बॉडी पूरा गंदा हो गया है। अपने आप से नफरत करती है वो। दूसरे दिन उसके पेरेंट्स को घर पे बुलाते हैं और बताते हैं कि ब्रेवली के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसके लिए ब्रेवली ही जिम्मेदार, उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये देख के ब्रेवली खूब आश्चर्यचकित, मतलब शॉक में चली जाती है कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। उन्हें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि तुम पार्किंग में उसी समय कैसे पहुंची। ब्रेवली अपने आप को बहुत ही गिल्ट में फील करती है, नफरत करती है। थोड़े दिन के बाद स्टीव पर मुकदमा शुरू होता है और कोर्ट में स्टीव बोलता है कि ब्रेवली झूठ बोल रही है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो अपनी खुशी से मेरे साथ मेरे घर पे आई थी। और इन सभी को प्रूव करने के लिए उसका जो नेबर था, जिसने घर पे आने को मना किया था, वो भी बोलता है कि जी हाँ, ऐसा ही था। जब पूरे समाज या पब्लिक के सामने ऐसा बोला जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि विक्टिम मतलब ब्रेवली को क्या फील हो रहा है। वकील भी पूछता है कि आपने उस रात कितनी शराब पी थी और आप पार्किंग में क्या कर रहे थे। काफी क्वेश्चन आंसर होते हैं और काफी टाइम पर मुकदमा चलता है, लेकिन अंत में जीत ब्रेवली की होती है। स्टीव को 20 साल की सजा दी जाती है और स्टीव 5 साल के बाद पैरोल पे छूट जाता है और 16 इयर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि जब ब्रेवली रॉबर्ट स्वास को ये सब बता रही है, तब स्टीव इस दुनिया में नहीं था। ब्रेवली बताती है कि मैं अपने दर्द को छुपाने के लिए, दर्द से भागने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मैं एकदम अल्कोहलिक हो गई। बहुत ही अपने आप को गुस्सा कि मेरे शरीर पे मेरा नियंत्रण नहीं है, कोई भी आके मुझसे ऐसे कैसे कर सकता। ये सब भावना उसके अंदर सतत चलती रही। तो स्टीव उनसे पूछ सॉरी रॉबर्ट स्वार्स उनसे पूछते हैं कि तुमने फिर हीलिंग प्रोसेस कैसे किया। तुम जो अभी ये खुशहाल जीवन जी रही हो, वहां तक तुमने अपनी यात्रा कैसे की। वो बताती है कि जब मैं 30 साल की हुई, उसके बाद मैं अल्कोहलिक एनोनिमस एक संस्था है उससे जुड़ी, जहां कोई ड्रग्स या शराब से छुटाने के लिए और अपनी भावनाओं से मुक्त होने के लिए वहां काम किया जाता है। वहां मुझे बोला गया कि आप खुल के जियो, अपनी भावनाओं को प्रकट करो। लेकिन ब्रेवली बताती है कि मेरा सोचना था कि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी तो मैं अपनी शक्ति उसको दे रही हूँ। मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। तो फिर ऐसा करके मैं अपने गुस्से को, अपने दर्द को ज्यादा बढ़ा रही थी, अपने दुख को ज्यादा बढ़ा रही थी। तो फिर स्टीव के बारे में जो गुस्सा था वो कैसे बाहर आया। राइटर उनको पूछते हैं
तो बोलती है कि मैंने एक 10 दिवसीय हीलिंग योर लाइफ वर्कशॉप अटेंड किया, जहां मुझे काफी जर्नलिंग की मैंने और काफी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी की। उसमें था कि अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए आप पंचिंग करें। जो जो इमोशंस आप में आते हैं वो सामने है ऐसा फील करके उसको पंच करें, अपने तकिए पर मारे। और उसको कहते हैं कि अगर आपके पास स्टीव का फोटो है तो उसके लेके आप एक लेटर लिखे जो आपको उसके बारे में फील होता है। तो पूछते हैं कि तुमको क्या फील हुआ, तो बोलती है कि मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही गुस्सा था, बहुत ही अपने आप के लिए नफरत थी। मैंने पूरा वो सब कुछ वो लेटर में लिख दिया और फिर उस लेटर को जला दिया। ब्रेवली बताती है कि मैंने उनको पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हील हो रही हूँ। तो वो लोग बताते हैं कि तुम ये सब करोगी तो तुम समझ पाओगी कि तुम अपने उस इमोशन से बाहर आ चुकी हो। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो अपना होम ग्रुप है उसके सामने अपनी पूरी कहानी बताती है। ब्रेवली कहती है कि मैं रोते हुए कांपते हुए अपनी इस स्टोरी को सबके सामने शेयर कर पाई। ये मेरी पहलू जीत या अचीवमेंट था, क्योंकि अभी तक मैं कभी शेयर ही नहीं करना चाहती। और आज जब मैंने वो शेयर किया तो अपने आप को बहुत ही बेहतर खुला महसूस किया मैं। तो हम भी इस प्लेटफॉर्म से यही सीख रहे हैं कि सज्जन सांगत्य, जब हम अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं तो हमारा आधा दर्द ऐसे ही चला जाता। फिर आगे वो बताती है कि फिर मैं काफी थेरेपिस्ट के पास गई और काफी तंत्रा टेक्निक्स है उससे मैंने अपना हीलिंग किया। अब राइटर ये जानने के लिए बहुत ही बेताब थे कि क्या स्टीव और ब्रेवली की प्री बर्थ प्लानिंग थी ये, या इन दोनों को पता था कि ऐसा कुछ होगा। और अगर ये ऐसा था, ऐसी योजना या ऐसा प्लान क्यों बनाया। तब वो पामेला से चैनलिंग करते हैं और चैनलिंग के द्वारा उनको पूछते हैं। तो ब्रेवली पहले बताती है उनको कि अभी मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने एक ऐसी चीज हासिल की, मतलब एक ऐसे स्टेज पे मैं पहुंची जहां अब मैं उससे नफरत नहीं करती, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर पामेला चैनलिंग थ्रू बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी ऑरा को देख के जो मुझे महसूस हो वो मैं बताऊं। तो पहले ही पामेला बताते हैं कि तुम्हारे नीचे के दोनों चक्रा में काफी अनसुलझी हुई भावनाएं हैं और तुम्हारे ऑरा से पता चलता है कि तुम बहुत ही खुलापन और जीवन से कुछ सीखने का उद्देश्य लेके आई हो। तुम्हारे जीवन में जो जो बना है, जो बहुत ही संघर्षमय था, उससे कुछ सीखने के लिए आई। और तुम्हारी ऑरा बहुत ही नाजुक है। इससे ये भी पता चलता है कि तुम में आत्मविश्वास का अभाव है। तुम्हारे अंदर काफी ऐसे इमोशंस हैं वो दब गए हैं। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि तुम बहुत ही खुली हो मार्गदर्शन के लिए और उस मार्गदर्शन को अपने अंदर उतारने के लिए।
मतलब कि तुम उच्च स्तर से एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए रेडी हो। तुम्हारे अंदर ये जो गुस्सा है वो कहाँ से आया? तो पामेला बताता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारे बचपन में जाना पड़ेगा, और वो ब्रेवली के बचपन मतलब आकाशीय रिकॉर्ड्स द्वारा उसके बचपन में जाता है, और वहां जाके देखते हैं कि और ब्रेवली को बताते हैं कि तुम एक 4-5 साल की छोटी लड़की हो, और तुम्हारे पेरेंट्स में तुम्हारी माता है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही भोले दिल की है, खुले दिल की है। और तुम्हारे पिता है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन, धार्मिक और नैतिकवादी, और तुम अपनी माता से ही जुड़ी हुई, तुम अपने पिता से इतनी अटैच नहीं हो। और जब तुम 5 साल की थी तभी तुम्हारी माँ की डेथ हो जाती है, और तुम बहुत ही सदमे में आ जाती हो, अपने आप को अकेला महसूस करती हो और बहुत ही रोती हो। लेकिन जब तुम देखती हो कि तुम्हारे पिता वो भी बहुत ही दुखी है और तुम उनका दुख बढ़ा रही हो, ऐसे करके तुम अपने आप को भी संभालती हो और ऐसे पूरे ट्राई करती हो कि कैसे मेरे पिता खुश रहे। तो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी माँ की थी वो तुम निभाने लगती हो, जैसे कि घर के पूरे कामकाज करना, पिता का ख्याल रखना, पूरी जिम्मेदारी लेना, तुम बहुत ही अच्छे से निभा रही हो। लेकिन फिर से यहाँ एक ट्विस्ट होता है मास्टर, हम ये देख के ऐसा होता है कि वाह कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी वहां एक ट्विस्ट आता है कि उसके पिता को इन सब में बेटी महसूस नहीं होती है, वो उसमें भी अपनी पत्नी को ढूंढता है। वो ब्रेवली में अपनी कामुकता पूरा करने की उसमें एक इच्छा होती है, वो उसको ऐसे टच करते हैं, बेड पे ऐसे सुलाते हैं। ये सब देख के फील करके ब्रेवली को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहन करती है। और उसके मन में एक भाव ऐसा भी है कि ये मेरे पिता हैं, जो भी करेंगे मेरा अच्छा होगा। लेकिन इन सब बातों से उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा, गुस्सा भी है और एक पिता होने का मन में एक भाव भी है। इन दोनों में वो फंसी रहती है, कुछ भी डिसीजन नहीं लेती, ऐसा ही चलता है। और जब वो 18 years ओल्ड होती है तब उसके पिता उसकी शादी उसके एक दोस्त के साथ कर देते हैं। ब्रेवली बताती है कि ना ही मैं उनको जानती थी और ना ही मैं उनसे प्यार कर पाई, और ना ही मुझ में हिम्मत थी कि मैं ये शादी न करूं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे यहाँ से जाना है। वो उनके साथ शादी कर लेती है, लेकिन वो भी बहुत ही ईर्ष्यालु और अग्रेसिव नेचर के थे। वो उनसे बहुत ही डरती थी, उनके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। लेकिन उसी टाइम में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके वहां स्टीव बेटे के रूप में जन्म लेता है। मास्टर्स देखिएगा कि आत्मा क्या क्या कैसे कैसे खेल खेलती है, कैसे कैसे वो अपना रोल चुनती है। तो ब्रेवली कहती है कि उसके आने से मेरी जिंदगी में पूरा चेंज हो गया, मैं बहुत ही खुश रहने लगी, क्योंकि अभी तक मुझे ना ही माँ का प्यार, ना पिता का, ना पति का, किसी का प्यार नहीं मिला है। तो उसमें ही मैं अपनी पूरी खुशी ढूंढने लगी कि मेरे जीवन का यही आधार है। और वो भी मुझसे बहुत ही अटैच था, बहुत ही खुश था।
हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मैं उसकी बहुत ही केयरिंग करती थी। वो भी अपने पिता से इतना अटैच नहीं था। लेकिन यहाँ के भी उसका जो पति है, वो ये देख के कि अपने बेटे की वो केयरिंग कर रही है, उससे उसको जेलसी होता है कि वो उसको बोलता है कि तुम उस पे ध्यान मत दो, मुझे ध्यान रखो, मुझे ये करो। डराता है, मारता भी है। लेकिन ब्रेवली अपने बेटे से बहुत ही अटैच है। और उसका बेटा जो स्टीव था, वो भी कैसा था कि उसको जो चीज चाहिए वो अगर न मिले तो उसको बहुत गुस्सा आता। वो अपने पिता से कभी झूठ नहीं पाया, उससे बहुत ही नफरत करता और अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता। जब वो बच्चा 7-8 साल का होता है, तब उसका पति ये सोचता है और ब्रेवली को बताता है कि तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे अनैतिक संबंध है। मास्टर्स, ऐसा हम सोच सकते हैं कि कोई फादर ऐसा सोच सकता है, लेकिन वो ऐसा करके ब्रेवली को बताते हैं उसके साथ शारीरिक मानसिक काफी हिंसा होती है। और जब स्टीव 9 इयर्स ओल्ड हुआ, तब उसके पति ब्रेवली को बताते हैं कि तो हम इसको जहाँ बहुत ही सख्त और डिसिप्लिन स्कूल है वहां छोड़ के आएंगे। तुम्हें उसको तुम्हारे से अलग करना ही पड़ेगा। ब्रेवली को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल ये करना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक शक्तिहीन और ये सोचती है कि अगर मैं मना करूंगी तो वो मेरे बेटे के साथ भी मारना और उसको भी प्रताड़ना करेगी। ये सोच के वो चुप रहती है और वो स्टीव को भी कुछ नहीं बताती है कि हम दूसरे स्कूल में लेके जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप रहती है। लेकिन फिर एक दिन वो आता है जब स्टीव को छोड़ने के लिए वो लोग स्कूल जाते हैं। और स्कूल से छोड़ के आते हैं, तब स्टीव बहुत ही वहां गुस्सा करता है कि माँ मुझे क्यों छोड़ के जा रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है। बहुत ही रोता है। लेकिन ब्रेवली उसको छोड़ के घर चली आती है और वो भी अपने आप को इसके लिए दोषी समझती है, अपने आप को नफरत करती है कि मैं कैसी माँ हूं कि जो अपने बेटे को नहीं बचाई, अपने बेटे को वहां छोड़ के चली आई। और राइटर यही बताते हैं, सॉरी, चैनलिंग में पामेला ये बताते हैं कि यहीं से शुरू होती है कार्मिक एनर्जी। स्टीव धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको अपनी माँ के साथ प्यार है, पहले की वो मोमेंट याद करता है, बहुत प्यार है। लेकिन अब उसके साथ साथ एक गुस्से का भाव भी है। इतना गुस्सा है कि क्यों मुझे छोड़ दिया, अगर वो मेरे साथ होती तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। ऐसा सोच के उसमें बहुत ही गुस्सा, और यहीं से वो कार्मिक एनर्जी बनाता है कि मैं वहां से उनके साथ बदला लूंगा। और वहीं से ही ब्रेवली और स्टीव की दूसरे जन्म की एक परिस्थिति निर्माण हो जाती है। ब्रेवली, सॉरी, स्टीव की इसी भाव के साथ डेथ हो जाती है। और इस जन्म में उसी भाव के लिए इसने ऐसा रोल चुना कि जहां जो उसका बेटा था, अभी इस जन्म में उसके साथ वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा किया उसने। पामेला उनको बताते हैं कि आपके अंदर जो एनर्जी थी ना, वो थी गुस्से की एनर्जी। कि बचपन से आप में बहुत ही गुस्सा, लेकिन आपने उस गुस्से को दबाया, आप अपने लिए खड़ी नहीं हुई।
आपको अपने आप को खुला करके बोलने के लिए खड़े होने की जरूरत थी, लेकिन आपने आपको और आपके अंदर रही वो फेमिनाइन एनर्जी को, दोनों को दबा दिया। और राइटर कहते हैं कि जब भी हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो पूरे हमारे बॉडी में चले जाते और एक डिजीज के रूप में बाहर आते। तो ब्रेवली को बताते हैं कि तुम जब स्टीव के साथ थी, जब तुम्हारा बलात्कार हुआ, तब तुम होश में नहीं थी, बेहोश थी। मतलब कि तुम्हारे सोल का एक भाग, शारीरिक बॉडी उधर थी, लेकिन दूसरा हिस्सा मतलब तुम्हारे इमोशंस हवा में तैर रहे। और जब तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ, तब तुम्हारे साथ जो भी, मतलब कि तुम्हारी बहन जो तुम्हारे साथ इमोशंस से बहुत जुड़ी थी, तो उसने ये ड्रीम के द्वारा अपने बॉडी पे फील किया। ऐसे करके उसने तुम्हारी मदद की। यहाँ वो बताते हैं कि जो एक हिस्सा है तुम्हारा, तुम्हें ऐसा है कि मैंने फील नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बॉडी ने ये फील किया है, ये एनर्जी उसमें है। तो तुम्हें इसके लिए इस बलात्कार को फिर से अपने दिमाग में, अपने शरीर में अनुभव करना पड़ेगा, तब तुम सारे इमोशंस से फ्री हो पाओगे। और ब्रेवली को कहते हैं कि तुम्हारा जो दूसरा हिस्सा था, मतलब कि तुमने उस आदमी को किस क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हिस्सा, वो कहीं स्टीव को पहले से जानता था, उसमें एक माँ का प्यार छुपा था। इस भाव से तुमने उस समय उसको किस किया। और अब तुम्हें अपने इमोशन से फ्री होने के लिए इसको अपने शरीर पे फील करना ही होगा, क्योंकि जब तुम फील करोगी तभी तुम एक एक इमोशन, तुम्हें क्या फील हो रहे थे वो तुम फील कर पाओगी। और फिर जब उसको देखोगी तब धीरे धीरे आप उससे रिलीज होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्पेशल थेरेपिस्ट की और प्यार करने वाले पेरेंट्स और फ्रेंड्स की जरूरत हो, तभी ये कोई भी कर सकता है। जिसके साथ भी ये हुआ है, ये घटना बनी है, उन सभी के लिए पामेला बताती है कि उनको ऐसा हीलिंग प्रोसेस करके ही वो बाहर आ पाएंगे। लेकिन इनके लिए ये सब चीजें मस्ट होनी चाहिए, नहीं तो और वो डीप में ट्रॉमा में चले जाए। ब्रेवली को बोलते हैं कि कैसा करना है, कि जब आप इमोशन को फील कर रहे हैं, उस स्टेज में जाना है जब आपके साथ ये हुआ है, तो अपने आप को एक देवदूत के समान, उस बच्चे छोटे जो आपका है, वो उसको छोटा बच्चा समझो और उस बच्चे को साथ में रह के बताओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कुछ भी दूसरा कर, जो भी फील हो रहा है वो फील करने दो। और जो बच्चा है वो बहुत ही प्योर होता है, शुद्ध होता है, तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, तब वो बच्चा धीरे धीरे हील होगा। मतलब वो कहते हैं कि सेल्फ लव जब हम करते हैं, तब हम इसमें से धीरे धीरे उभर पाएंगे। कि जब तक हम अपने उस हिस्से को नकारते रहेंगे तो हम कभी, हमारी हीलिंग नहीं होगी। तो तुम्हें इस तरह से प्रोसेस करनी होगी, तब जाके तुम्हारे अपने लिए तुम खुल पाओगी, अपने आप को प्यार कर पाओगी और अपने खुद की
रक्षा तुम खुद पर पाओ। ब्रेवली बताती है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो पामेला उनके लिए भी बताती है कि प्रार्थना उनके लिए, मतलब स्टीव के लिए करने की कोई जरूरत। सॉरी मास्टर्स, टाइम 10:25 हो चुके हैं, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके, तो मास्टर्स इतना डीप है ना ये, कि और चैप्टर लंबा भी बहुत। मैंने हो सके इतना ट्राई किया है कि हर एक जो लेखक ने बताया है वो इमोशंस, वो पूरे एसेंस लेने का मैंने ट्राई किया है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि आप सभी को इस बुक को खुद पढ़ना चाहिए, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे इस मौका देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इतना टाइम हमें दिया और उस टॉपिक पे इतना बताया हम सबको, जो जिस टॉपिक के बारे में हम सब कभी इतना डीप में जान भी नहीं सकते थे, ना ही सोच सकते थे। आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी यहाँ पे कि कैसे कैसे ये सब सारी चीजें क्यों होती हैं। अगर ये इतना ज्ञान हो तो हम बहुत सारी चीजों से निकल सकते हैं। जैसा कि हमने सुना, आपने बताया कि ये गुस्से के कारण ये सब सारी चीजें, गुस्सा ही था उसका जड़, जैसा कि हमने समझा और आपने बताया। तो अगर ये पहले से सभी को पता पता हो, हम सबको पता हो, तो ये सब सारी सिचुएशन हम सब के साथ हुए ही नहीं कभी किसी के साथ। तो थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छे से डीप से समझाया इस टॉपिक को। थैंक यू मैम। थैंक यू। किसी मास्टर को इसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन के लिए। एक एक्सटिंक्ट जो हमारे सोसाइटी के अंदर बोलते हैं इस चीज को कि पीपल डोंट वांट टू कम आउटसाइड टू स्पीक अबाउट इट। तो जो आपने बताया, उस वर्णन किया, वेरी डेयरिंग थिंग। एंड जो किरदार का नाम है वो भी ब्रेवली है। तो इट्स अ नाइस एग्जाम्पल। एंड there is something is happening, there is always reason behind that one, so it tells about that one. And your आपने बताया, ये डिस्क्राइब किया, आगे के सेशन में भी हम आगे सुनेंगे इसका। और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रियली अप्रिशिएट that you took this lesson and you're describing it. I really appreciate it. Thank you, ma'am. जी प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अ, मैम मैं अगर कैमरा खोलूंगी तो ये मेरी आवाज बंद हो जा रही है, कुछ ऐसा हो गया है मेरे फोन में। कोई बात नहीं, इसके कोई लिए बात नहीं, आप ऐसे ही। सॉरी मैम। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा बढ़िया था, और मैं इससे कुछ चीजें इसलिए रिलेट कर रही थी, मैंने इस सेशन में भी किया था। जैसे मेरा जो ये मतलब जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें जैसे, या पहले जैसे कि कोई मतलब बदतमीजी करता था, तो मैं क्या करती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था एक्चुअली। वो जैसे जो भी बदतमीजी करते थे वो मुझसे काफी बड़े थे, तो मैं उस चीज को दबा जाती थी, मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आता था। पर जो चीज बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं फिर वो जवाब नहीं दे पाती थी।
फिर क्या हुआ जब मैं इस जर्नी में आई अभी, और मुझे थोड़ा चैलेंज भी था, उन्होंने मेरी मदद भी की। उसके बाद जब मैं इस जर्नी में आई और जब मैं ठीक हुई, तो मैं एक दिन फिर ऑफिस गई। अच्छा, अब जिसकी आदत होती है वो अपना हाथ पैर कहीं मारता ही है, आपको टच करने की कोशिश करता है। उन्होंने फिर जब ऐसा किया, तो फिर मैं वहां से कुछ नहीं बोली, पर मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा था, बहुत ज्यादा। फिर मैंने सोचा, मैंने अगर आज भी अपने गुस्से को मार दिया, क्योंकि मैं यू कैन हील योर लाइफ पढ़ चुकी थी, और मैं 6 महीने बिस्तर पर मतलब रही। अब तो ठीक हूँ, पर मैं बिस्तर पर रही। तो मैंने कहा, अब मैं अगर अपने आप को ऐसे करती हूँ, कहीं ना कहीं दुख देती हूँ, तो मेरी आत्मा की उन्नति तो होगी नहीं। मैं तो फिर मैंने उनको शाम को एक मैसेज किया, और मैंने उनको स्पष्ट ये लिखा कि आप जैसा हरकत करते हैं, यही हरकत आपकी बेटियों के साथ हो, तो क्या आप उसको बहुत अच्छा मानेंगे? हाँ, मैंने, क्योंकि उनकी एक बेटी 25 साल की और एक 24 साल की, मैंने ऐसा ही लिख दिया। पहले मैंने ये भी लिखा, आप और आपकी घर की महिलाओं के साथ ऐसा हो, आपको बहुत अच्छा मानेंगे। और मैं तो आपको अपने पिता के स्वरूप में ही देखती हूँ, क्योंकि आप मेरे पिता की एज के हैं। पर आप जब ऐसा करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आपको नहीं पता है, मैंने ऐसा भी लिखा कि आपको नहीं पता, आपको लगता है कि केवल आप वहां पर, आपको कोई नहीं देख रहा है। आपको भी कम से कम यहाँ पर 200 आत्माएं देख रही होंगी, वो आप अपने कर्म बना रहे हो, इसको आप ही भुगतोगे। उसके बाद मैंने ऐसा लिखा, एक दिन एक ग्रुप में भी कहा था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सॉरी बोला 2 दिन। फिर थोड़े दिन बाद मैं गई, जब ऑफिस में गई नहीं 3-4 दिन, मेरा मूड बहुत खराब था। तो कोई बात आई तो उन्होंने बहुत डीपली मुझसे क्षमा मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले भी मैंने ऐसा ऐसा किया था, पर मैंने कभी रियलाइज नहीं किया, पर अब की पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, जो मैं भगवान के आगे बहुत क्षमा मांग रहा हूँ। मैं 3-4 दिन से गिल्ट में हूँ, और आज 1 महीना हो गया है। वो बहुत अपने ऊपर, चाहे आत्मनियंत्रण है, उनकी निगाह में, उनके फर्क में बहुत फर्क आ गया है। तो मुझे ऐसा लगा, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैंने खुद में भी बदलाव किया हो, और ऐसा हुआ है। और दूसरा, जब मैंने खुद जवाब देना सीखा, तो फिर मुझे पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, लौट के मतलब अपने आप को गुस्सा करती थी, अपने हस्बैंड पे या बच्चे पर जब उस दिन के बाद मैं बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत शांति मिली जवाब दे के, मतलब। और मैं अब मतलब गुस्सा नहीं है मुझे, फिलहाल इतनी शांति मिली कि मैं बहुत खुश थी कि मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा, सामने वाला टेंशन में हो चाहे जैसा भी हो, फिलहाल मैं खुश हूँ। पर मुझे ऐसा भी लग रहा था कहीं ना कहीं से कि वो बंदा अभी भी 3-4 दिन टेंशन में है। पर जब उन्होंने गिल्ट मांगी, उसके बाद वो अभी भी उस चीज को वो होते हैं, तो मुझे लगा नहीं, ईश्वर बहुत साथ देता है। वैसे लोग छुपाते हैं इस थैंक चीज को, और कई वैसे छुपाते भी हैं महिलाएं। आप बिल्कुल वो सही कह रही हैं कि अगर कोई महिला बताती भी है कि उसको किसी लड़के ने छेड़ा है, तो 4 लोग उस लड़की को ही देखते हैं जैसे वो खुद गई हो मुझे छेड़ने, छेड़ो। तो इस बात को पर मैं ऐसी, मैंने अपने घर में भी अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं कहूँ, मैंने कहा पहले वो विश्वास नहीं करते। मैंने कहा नहीं, ये बंदा खुद में इसको मतलब जैसा मैं मानती हूँ ना लक्ष्मी नारायण को, मैंने कहा ये बंदा 3-4 दिन में, मुझे ऐसा लगा है खुद इतने गिल्ट में जाएगा जो कहने पर फर्क नहीं पड़ेगा। और ईश्वर ने मेरा बहुत साथ दिया, और जितने मैं जब से इस ग्रुप में मतलब और ग्रुप में आई हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू सो मच। आपने अपनी बात यहाँ शेयर की, क्योंकि इस बात को शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। कि जब हम पब्लिक में बोलते हैं तो बहुत ही करेज चाहिए हम, और आप अपने लिए खड़ी हुई, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी तब से बहुत खुश हूँ। पहले मैं घर में आके
कितना टेंशन करती थी खाने में, ऐसा लगता था कि मुझ में ही कोई बहुत गलती है, जबकि मैं पेशे से वकील हूँ। अब मैं क्या कहूँ, मैं किसी से कुछ मतलब कुछ नहीं कह सकती। आदमी कहता है आप वकील हो, आप बहुत तेज हो, ये हो वो है, लोग कहते हैं मैं दूसरों के मुकदमे में सच्चाई बता रही हूँ। पर कभी कभी आप कहीं पर ऐसे असहाय हो जाते हो ना कि वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते हो। पर मुझे अध्यात्म में लोगों को शांति दी होगी, पर मुझे शास्त्र के साथ शस्त्र भी दिया था, इसलिए थैंक यू सो मच अध्यात्म के लिए। और मैम जब आप आगे एक स्टोरी सुनेंगे ना, तब जो कार्मिक क्या है वो भी हमें पता चलेगा, क्षमा क्या है। मतलब जी क्षमा की जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई है, जब इसको डीप में समझते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली क्षमा क्या है। तो कल जी के सेशन में हम करेंगे, तो उसको भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने अंदर उतारिएगा, क्योंकि काफी चीज यही है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं ना, तभी हम उसकी वैल्यू समझ पाते हैं। मैंने भी काफी ऐसा फेस किया था जब छोटी थी तब। फिर जब ये चैप्टर सामने आया तो अपने आप को भी वहां विजुलाइज किया कि यस, कुछ ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। तो उस इमोशन को लेके मेरे में क्या था अभी तक, और अभी कैसे मुझको उस पे काम करना है, वो भी समझ आता है। तो रियली डीप डीप ग्रेटिट्यूड रहता है हमारे राइटर के ऊपर कि ऐसे टॉपिक को वो लेके आए और हमें समझाए कि हमें इससे कैसे बाहर निकलना। वह मुझे एक चीज भी लगती है, शायद ऐसी कोई भी लड़की होगी, बोलता कोई नहीं है यहाँ, चाहे कोई भी नहीं होगी जिसने इस चीज को फेस ना किया हो, चाहे आंखों से, चाहे बातों से किसी जेंट्स की, चाहे उनके इशारों से, चाहे केवल टचिंग से। कहीं ना कहीं मतलब हर किसी ने ही इस चीज को फेस किया होगा, पर वो दब जाती हैं। और जेंट्स की ही वजह से, कि उनके पिता क्या कहेंगे, उनके भाई क्या कहेंगे। अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि अब मतलब आज के माता पिता इस चीज को समझते हैं। पहले तो अपनी ही लड़की को दबा देते थे कि तुम ही कुछ होगी, घर में बैठो। नहीं मैम, ये कहना चाहूंगी कि जब ये टॉपिक मैंने लिया ना, तो मेरी बेटी है 22 साल की, वो अभी पढ़ रही है बाहर। तो उसके साथ मैंने ये शेयरिंग की, तो उसने ये बताया मुझे कि अभी भी सोसाइटी में यही है मैम। सब लोग बोल रहे हैं कि अब मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन काफी जी जगह पर यही है। और अभी जी जी ये ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि घर में से ही खुद पेरेंट्स ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते जी और जी। बेटी को बताते हैं कि भूल जाओ। ये उसने अपनी एक फ्रेंड का ही मुझसे शेयर किया कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। टच नहीं, पूरा फिजिकल जो यहाँ बोला है, रेप ही हुआ है उसके साथ। जी जी। कि पूरे पेरेंट्स ही उसको मना करते हैं कि नहीं बता। अभी भी वो माहौल है। तो हमें तो ये प्लेटफॉर्म मिला है कि इस माध्यम से हम लोग अवेयर हो, और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसको उस दृष्टि से न देख के उसका सहारा बने, मोरल सपोर्ट बने। मुझे लगता है मैम, अगर पिता ही स्टार्टिंग से अपनी बेटी के लिए एक ढाल बन के खड़ा हो, तो शायद वो किसी से ऐसे करके, और उसे जैसे आप हर तीसरी महिला से सुनेंगे ना कि उसको पुरुषों से बहुत चिढ़ है, होता है कि उसको अपने पिता और भाई के अलावा, तो कहीं ना कहीं वो घर में ही होता है। मैं जब इंटर में थी तो मैं किसी पार्टी में गई थी सहेली की। तो क्या कहते हैं, किसी ने ऐसे बोल दिया था, तो मैंने कहा हाँ, मैं छोटी थी, मुझे थी नहीं। तो जब मैं घर में आई, तो वो जो थे मेरे रिश्तेदार, उनका लड़का, वो शिकायत लेके मेरे घर पे आ गए, और मेरे पिता ने मारा भी था मुझे, और 15 दिन ट्यूशन नहीं भेजी थी। 15 दिन ट्यूशन छुटा दी, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मतलब मैं इतना रोई थी कि मेरी फिजिक्स की ट्यूशन छूट गई, मेरे नंबर कम आएंगे, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। और उनके माता पिता बहुत खुश थे कि इन्होंने मेरे लड़के को ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो उस समय बहुत बड़े वकील थे, और मेरे पिता जो थे एक छोटे डॉक्टर थे। फिर मतलब
क्या हुआ मैं सब भूल गई, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है भूल जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जो है, जो वो लड़का था, मतलब ईश्वर ने किसी के साथ इतना नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ है, बहुत पैसा है उसका, बहुत पैकेज है, पर आज वो पिता नहीं बन सकता। मतलब मैं तो ईश्वर की संरचना देखती हूँ तो मतलब मैं अभी भी कहती हूँ ईश्वर उसको एक संतान दे। अभी भी मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, पर मतलब दिल से। पर मुझे अब सब लोगों ने कहा मेरे भाई बहनों ने, तो मैं बहुत अजीब। पर मैं अभी भी कहती हूँ ऐसा मत कहो कि मेरे दिल में नहीं थी। हाँ, पर जब उनके पास पैसा, पर ये उस दिन मैंने सोचा था कि मैं भी लॉयर बनूंगी। एक दिल में वो होती है ना, पर कि हाँ, उस दिन मैंने गुस्से में कहा था, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे वकालत ही करनी पड़ी। ये चीज है। मैम, यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि हम सामने वाले को नहीं देखते हैं, हम किसी को जज नहीं करते, हमें ही हमारे लिए खड़ा होना है। हमने ही ये सब कुछ प्लान बनाया। अब आगे इसमें भी आएगा कि किसी के लिए कार्मिक जो भी है हमारा है, ये हमने सिलेक्ट किया है। वो लोग सिर्फ सिखाने के लिए वो अपना करते हैं, तो हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। हम अपने आप को हील करेंगे सेल्फ लव करके। प्रियंका जी। जी मैम। यस। मैंने बहुत टाइम लिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं तो पीएसएम के हर सेशन को थैंक यू बोलती हूँ। मॉर्निंग में मेरा जेटीटी का होता है, तो मैं आजकल 9 बजे ही सो जाती हूँ, सेशन नहीं लेती हूँ। पता नहीं आज मेरा मूड किया कि ये वाला सेशन लेने का, और मैं कभी नहीं लेती हूँ सेशन, क्योंकि मुझे 3 बजे जगना होता है। और मैंने शायद आज सुनना होगा, ये चीज ईश्वर क्या मर्जी होगी। अब मैं आजकल बस एक काम कर रही हूँ कि बस उसके द्वारा ही, वो सुबह उठता है तो सांस से चलाता है, और शाम को सोती हूँ तो सांस से चलाता है। बस इसके अलावा मुझे लगता है एक पत्ता नहीं हिल सकता, और कुछ भी नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी पीएसएम के जो लोग भी हैं उनको बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे आकर्षित किया होगा, और मेरा कोई बहुत अच्छे पुण्य होंगे जो मैं जुड़ी। थैंक यू सो मच। और किसी मास्टर को कुछ पूछना है? मैम अभी तो शायद कोई नहीं है। शिवप्रकाश जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है मैम। आई थिंक कल का सेशन के लिए थोड़ा सा वो हूँ मैं, बिकॉज वो जी। कंप्लीट होने के बाद ही कुछ कंक्लूजन समझ में आएगा। अभी तो आप उसमें चले हैं। मैंने बुक पढ़ा भी नहीं है मैम, बट डेफिनेटली पढ़ने खत्म होने के बाद डेफिनेटली कुछ कंक्लूजन समझ में आएगा कि क्या है, क्या कारण होता है सभी के लाइफ में। कभी ना कभी ये पैटर्न्स आते हैं। कुछ लोग इसके थ्रू जाते भी हैं, कुछ लोग इसके थ्रू सारी बारीकी से निकल जाते हैं, कुछ लोग इसको उसको करते भी हैं, बताते नहीं हैं। बट रियलाइज करना बहुत जरूरी है हर इंसान को, क्या क्या सही क्या गलत। बस रियलाइजेशन ही एक है। और जो मैंने सीखा है वो एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है। अब जैसे भी हो, जो कहेली और लाइफ में भी बताया है, आपने भी बताया है, वट एवर भी द सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि किसी कार्मिक की वजह से यहाँ आया है तो कुछ सीखने के लिए। और बेटर इज दैट कि वो एक्सेप्ट कर ले कि मैं हूँ ऐसा। वो सही है गलत है वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले एक्सेप्ट ऐसा हूँ, और बाद में उसको जज नहीं करना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे अगर उसको चेंज करना है तो उस पर अफर्मेशन डालना है कि मुझे इसको चेंज करना है। प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम प्रे करेंगे गॉड से कि जो भी हमारे लाइफ में जो भी है, जो मैं ऐसा हूँ, बस हम रियलाइज नहीं कर पाते हम क्यों ऐसा है, हम मेरे साथ क्यों, मैं क्यों ऐसा हूँ। जैसे कोई एक लेडी है, वो क्यों ऐसी है। मैं आज वो हितेश वशिष्ठ का भी सुन रहा था, वो बोले मैं क्यों इतना काला हूँ। तो उन्होंने भी बोला कि मैं अपने आप को जज जज करता था, मुझे लोग बोलते थे, फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं क्यों ऐसा हूँ, तो मैं ऐसे ही हूँ।
और मुझे कुछ चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। और कुछ चीजें जो पास्ट हो जाती है उसको आप वापस रिपीट भी नहीं कर सकते। लिमिट के साथ रहिए, उसको हो सकता है धीरे धीरे वो अपने आप से ही निकल जाएगा। और दिस इज व्हाट आई कैन से मैम, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉट एवर बी द सिचुएशन। चाहे आप अनहेल्दी हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, या बहुत बड़े तकलीफों से जूझ रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में था कि मुझे एक्सेप्टेंस मान के ही करना पड़ा। आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। मैं आज 2 साल से काफी अच्छे से कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉट एवर बी द सिचुएशन। आपने ये जो सेंसिटिव के बात बताया, ये भी एक सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसका विक्टिम बन सकता है, कोई भी इसको अलग तरीके से देख सकता है। वो उसको ना वो क्या बोलते हैं, सजा देकर खाली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे साथ हुआ है, या तो उसको जो अंदर का जो फियर और फैक्टर्स है वो सब निकाल दे। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, जो साइकोथेरेपिस्ट आपने बोला, फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला, या जो भी थेरेपी करके भी निकल सकता है, निकाल दे तो बेटर रहेगा। और निकल जाता है तो एक बार रिलीफ हो जाता है। तो कल के लिए काफी एक्साइटमेंट है मैम। कल का सेशन खत्म होने के बाद ही हमें एक एक्चुअली ट्विस्ट में डाल दिया आपने बीच में, एक बीच का आधे में आ गए हम लोग। ट्विस्ट, इस ट्विस्ट के बाद ही हमें समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली लाइफ थैंक यू सर। है। के सेशन जब सॉरी एक मिनट मैम, मैं कल के सेशन से हमें काफी क्लियरिटी होगी। और कल में उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ लेडीज के साथ नहीं, जेंट्स के साथ भी होता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे उसको फेस करना है। और सबसे ज्यादा सेल्फ लव और क्षमा, ये दोनों को हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर से समझ पाएंगे कि कैसे हमारी कार्मिक जो है रिलेशनशिप, उसमें से हम कैसे बाहर निकले, कैसी वो अनसुलझी बोल सकते हैं इमोशंस, भावनाएं हैं, हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे हम, और उसको कैसे हील करना है ये भी हम समझ पाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बताया, अच्छे से बताया कि हम कैसे, कहाँ से भी हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, सब कुछ हम पे डिपेंड है। मतलब इस बुक से नो ब्लेमिंग, तो पूरे दिल से हमें सीख ही जाएंगे हम सब लोग कि किसी से ब्लेम नहीं करना है, जज नहीं करना है। जो भी किया है हमने डिसाइड किया है, और हम में वो शक्ति है कि हम उसमें से बाहर आ सकते हैं, हमारी लाइफ को मिरेक्युलसली चेंज कर सकते हैं। कल के चैप्टर मतलब आधा जो बाकी वो बहुत ही सुंदर है। आगे का जो बताना है तो उसमें हमें करुणा दुख सब वो होता है, लेकिन पीछे का जो है उसमें से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। क्या मैम, तो सेशन एंड करते हैं। बहुत जी, ही अच्छा सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।